शहर से थोड़े फासले पर एक गांव शान से आबाद था, जिसका सारा इंतजाम वहां के जागीरदारों के हाथ में था। उस गांव के सरदार जागीरदार तुराब खान थे, जिन्होंने अपने बाप की वफात के बाद उस गांव का सारा निज़ाम संभाल रखा था। वो जितने जिम्मेदार थे उतने जालिम और जाबिर भी थे। उनके नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। गांव वालों के लिए उनका इंसाफ बराबर था, लेकिन अपनी औलाद के मामले में वो हर इंसाफ हर चीज़ भूल जाते थे। उनकी जान अपने बेटों में बसती थी, जबकि बेटी को तो एक आंख भरकर देखना भी पसंद ना करते थे। वो बेटी क्या, वो हर औरत ज़ात को अपने जूते की नोक पर रखा करते थे। यहाँ तक कि अपनी बीवी, जिनसे उन्होंने पसंद की शादी की थी, उन्हें भी वो किसी खाते में नहीं लाते थे। बात बात पर झिड़कना, गुस्सा करना, जैसे वो अपना फ़र्ज समझते थे। उनकी देखा देखी उनका बेटा भी अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, और वो अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए हमेशा तड़पती रहती थी। और अब भी वो इधर से उधर टहलते अपने बेटे का ही इंतज़ार कर रहे थे, जब कुछ ही देर के बाद बड़ी शान से चलता वो दाखिली दरवाजे से अंदर आया। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पहने, आस्तीनों को कोनियों तक फोल्ड किए, वो उनके पास पहुंचा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो कुछ करना होता है वो डेरे से दूर रह कर किया करो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो मेरी। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि लड़कियों को हवेली तक मत लाया करो। तुम्हारा फार्म हाउस है ना, वहाँ एक रात गुजारो और सुबह होते उन लड़कियों को चलता करो, मगर तुम नगर नहीं, तुम सुनते ही कब हो। उसके आते ही वो बरहमी से उस पर बरस पड़े, जबकि अपने शोर की आवाज़ सुनते किचन में मौजूद नूर बेगम फ़ौरन भागकर हॉल में आई थी। लेकिन जो मौजू वहाँ चल रहा था उसके बारे में वो ज़्यादा सुन नहीं सकती थी, इसलिए दुख और अफसोस से वापस किचन में चली गई। इस खानदान के मर्दों का यही काम था, बीवी के होते हुए भी बाहर की औरतों के साथ रातें गुजारना। और अब बेटा भी बिल्कुल बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा था, और वो इतनी बेबस माँ थी कि अपने बेटे को अच्छा बुरा भी नहीं समझा सकती थी। बचपन से ही तो राब खान ने अपने बेटों को अपने साथ रखा था, जिस वजह से वो बिल्कुल बाप की तरह बन गए थे, उनकी तरह ही जालिम, सफाक और बेहिस। हुआ क्या है बाबा जान? जुज़लान खान ने पुरसकून अंदाज में पूछा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, जबकि वो सब जानता था कि उसका बाप किस बारे में बात कर रहा है। तुम आजकल जिस लड़की के साथ घूम रहे हो ना, वो आज यहाँ तक आ पहुंची थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। वो दांत पीस कर कहते अपने मगरूर बेटे को देख गए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है बाबा, वो शाने बेनियाजी से कहता सोफे पर बैठ गया, जबकि उसके लापरवाह अंदाज तो राब खान के माथे पर बलों में इजाफा कर गए। जुज़लान खान, शायद तुम भूल रहे हो कि इलेक्शन सर पर है, और ऐसे में अगर ये खबर मीडिया वालों तक पहुंची कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो जानते हो तुम्हारा कितना नुकसान होगा। और सिर्फ यही नहीं, इस सब की देखा देखी वो पहले की जितनी भी लड़कियां हैं ना, जिन्हें तुमने अपने बिस्तर की जीनत बनाकर फेंक दिया, वो भी इन हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, और फिर जब इलेक्शन जीत जाओगे तो जो दिल करे वो करना, मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोकूंगा। उन्होंने उसे समझाया, मगर जुज़लान खान अब भी एकदम मुतमईन नज़र आ रहा था। बाबा, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर हफ्ते में 2 बार कोई नया शिकार न मिले तो मैं कितना बोर हो जाता हूँ। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूँगा, और अब आइंदा यहाँ कोई लड़की नहीं आएगी। जुज़लान ने उन्हें अपने साथ बिठाते कहा तो उन्होंने खुशी और फ़ख्र से अपने बेटे का कंधा थपथपाया। वो वाकई उन्हीं की तरह था, हर सिचुएशन को अच्छे से संभालने वाला। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं साथ। उनके कहने पर वो हाँ में सर हिलाकर अभी उठा ही था कि दाखिली दरवाजे से राइद हाथ में फ़ाइल पकड़े दाखिल हुआ। बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो तुम राइद, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, फिर तीनों बाप बेटे साथ ही खाना खाएंगे। तो राब खान बहुत प्यार से बोले, जिस पर राइद और जुज़लान दोनों के आगे बढ़ते कदम रुके थे। मुझे भूख नहीं है। राइद बगैर उनकी जानिब देखे लंबे लंबे कदम बढ़ता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। पीछे तो राब खान हमेशा की तरह मायूस हो गए। तो राब खान के झुके कंधे देखकर जुज़लान को राइद पर बेहद गुस्सा आया। जिस शख्स से पूरा गांव डरता था, जो शख्स सर उठाकर बारोब अंदाज में चलता था, उसका अपना बेटा ही उसे सर झुकाने पर मजबूर कर देता था। उदासी और रंज से अपने बाप के झुके कंधों को देखते जुज़लान खुद पर जब्त करते उनके पास आते ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था। बाबा, आप क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? इसकी तो हमेशा से ही आदत है, वो तो शुरू से ही बदलिहाज है, आप जानते हैं, फिर भी बार बार उसे मुखातिब करते हैं। जुज़लान काफ़ी ज़ब्त से उन्हें समझा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर राइद का मुंह तोड़ दे। नहीं बेटा, वो पहले से ऐसा नहीं है, मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे नफरत करता है। अगर मैं उस इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करते, जुज़लान ने बीच में उनकी बात काट ली थी।
बाबा छोड़ें आप उसे, मैं हूं ना आपका बेटा, बस काफ़ी है, चलें अब उठें, खाना खाने चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो बच्चों की तरह मासूमियत से बोला तो तुराब खान अपनी आंखों के भीगे कोने साफ करते उसके साथ खड़े हो गए। तो राब खान जैसे जालिम और जाबिर शख्स की अगर कोई कमज़ोरी थी तो वो उनकी औलाद थी, उनके बेटे थे जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। औलाद थी, उनके बेटे थे। मगर सालों पहले की गई अपनी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे को खुद से बहुत दूर कर दिया था। राइद उनसे नफरत करता था। उनसे क्या, इस घर में रहने वाले हर फर्द से ही राइद को नफरत थी। ये बात हवेली के मुलाजमों से लेकर गांव का हर फर्द जानता था। बहुत से लोगों ने तो इस बात का काफ़ी फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की थी, मगर तो राब खान भी किसी से कम ना थे। उन्होंने हर चीज़ को अच्छे से संभाल लिया था। बस उनसे नहीं संभलता था तो वो था उनका अपना बेटा जागीरदार रायत खान। जैसे उसने उनके हर फैसले के खिलाफ जाने की ठान ली थी, मगर तुराब खान भी कभी उसे कुछ नहीं कहते थे। आयमा बेटा, आपके लिए एक रिश्ता आया है। सब रात का खाना खा रहे थे जब मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेटी को मुखातिब किया। सर पर अच्छे से जमा हुआ दुपट्टा जिसमें उसका सफ़ेद पुरनूर चेहरा दिख रहा था, हर तरह के मेकअप से पाक वो सादगी में भी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। मिर्ज़ा साहब की एक ही बेटी थी और एक बेटा था, पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से जो बाहर गया हुआ था, जबकि आयला के पास अभी कुछ वक्त पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री हासिल की थी उसने। बाबा, हमने अपनी शादी का हर फैसला आप पर छोड़ दिया। बस हमारी जो शर्त है, अगर वो लड़के वालों को मंजूर है तो हमें कोई मसला नहीं, आयला धीमी आवाज़ में बोली थी। तो मिर्ज़ा साहब ने गहरा सांस खारिज किया। बेटा, मैंने उन्हें आपकी शर्त के बारे में बताया था, मगर इनका कहना है कि आप जब बाहर जाएं तो ज़रूर नकाब करें, लेकिन अगर कोई फैमिली फंक्शन हो या कोई बिजनेस डिनर तो वहाँ नकाब ना करें तो चलेगा। मिर्ज़ा साहब ने चमचा प्लेट में रखते दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए संजीदगी से कहा, जिस पर वो चमचे में चावल भरता आयला का हाथ थमा। फिर आपने क्या कहा? वो अपने अज़ली धीरे नर्म अंदाज में इस्तफसार करने लगी, जबकि उसकी माँ परेशानी से कभी बाप को तो कभी बेटी को देख रहे थे। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी, जिसे नकाब करना बहुत पसंद था। उसने जब पहली बार कॉलेज में कदम रखा, जब से ही वो नकाब करती आई थी। अब वो चाहे कोई डिनर हो या शादी, वो बगैर नकाब किए नहीं जाती थी। बहुत से लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, मगर उसने कभी किसी की किसी बात पर कान नहीं धरे थे। वो अपने अल्लाह का हुक्म मानते खुश दिली से नकाब करती थी। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप नकाब करना नहीं छोड़ोगी, चाहे कोई फंक्शन ही क्यों ना हो, आप नकाब ज़रूर करोगी। मगर उन्होंने भी कहा कि एक बार मैं आपसे बात करूं, अगर तो आप उनकी बात पर राज़ी हो जाती हैं तो ठीक है, वरना। मिर्ज़ा साहब ने दोनों को देखते बात अधूरी छोड़ी, तो दोनों ही उनकी बात समझ गए। ठीक है बाबा, फिर वरना ही ठीक है, हम नकाब करना नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई हमें इस नकाब के साथ कबूल करता है तो हम दिल से उससे शादी करेंगे, वरना आप ऐसे आए प्रपोज़ल को पहले ही इनकार कर दिया कीजिए। आयला नरमी से कहती 2-3 चमचे में प्लेट साफ करके उठ गई। आप जानते हैं उसे, फिर भी आप उसके सामने ये प्रपोज़ल लेकर आ गए, आपको पहले इनकार कर देना चाहिए था। तबस तबस्सुम बेगम ने ज़रा खफकी से कहा, जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा कि इस उम्र में अगर लड़कियों के हाथ पीले कर दो तो ठीक है, वरना सारी ज़िंदगी घर बैठी रह जाती हैं। और तुम जानती हो हम अब तक आयला के लिए आए हुए कितने प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुके हैं। बस इसलिए मेरे दिल में एक डर सा जागा था, तो मैंने सोचा एक बार उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। आखिर को बाप थे, और कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी सारी उम्र घर बैठी रहे। बस मिर्ज़ा साहब भी इसी वजह से डर गए थे। हमारी बेटी क्या आपके लिए बोझ हो गई है मिर्ज़ा साहब? तबस्सुम बेगम भराई आवाज़ में पूछने लगी। नहीं तबस्सुम बेगम, बेटी कभी बोझ नहीं होती, बस माँ बाप को उसके नसीब से डर लगता है, और न जाने हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है, ये मैं नहीं जानता। मगर जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना मेरी बेटी के बारे में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिर्ज़ा साहब के लहजे में दुख की रमक थी। आप परेशान ना हो, देखिएगा अल्लाह ने ज़रूर हमारी बेटी के नसीब में बहुत अच्छा ही लिखा होगा, और सही वक्त आने पर वो उसे मिल भी जाएगा। तबस्सुम बेगम काफ़ी अच्छे से उनकी परेशानी समझ रही थी और समझा भी रही थी उन्हें। तभी तहम्मुल से गोया हुई तो मिर्ज़ा साहब महज इस बात में सर हिला गए। रात का तकरीबन 2:30 बज रहा था। हर सू सन्नाटा छाया था। रात का तकरीबन 2:30 बज रहा था। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था।
उस सन्नाटे को चीरती एक चिंघाड़ती आवाज़ कमरे की खामोश फिजा में फैली। वो जो मज़े से कंबल मुंह तक ताने सो रही थी, फ़ोन बजते एकदम हड़बड़ा कर उठी। जल्दी से तकिए के साइड में रखा फ़ोन उठाते कॉल रिसीव की। इतनी रात में क्यों फ़ोन किया आपने? मैंने आपको मना भी किया था ना। अगर फ़ोन की आवाज़ बाहर चली गई होती तो अगर कोई सुन लेता तो मेरी तो शामत ही आ जाती ना। वो घबराहट में बार बार दरवाजे की तरफ देखती, चेहरे पर आया पसीना दुपट्टे से साफ करने लगी। ये सोच ही सुहाने रूह थी कि अगर कोई सुन लेता तो उसके साथ क्या हो सकता था वो बहुत अच्छे से जानती थी। तुम इतना डर क्यों रही हो? किसी ने नहीं सुना होगा, बल्कि सब अपने अपने कमरों में मज़े से आराम कर रहे होंगे, जैसे तुम कर रही थी। मुझे यहाँ तड़पते हुए छोड़कर मज़े से सो रही थी। वो आहिस्तगी से कहता आखिर में शिकवा कर गया। ऐसी बात नहीं है हसाम, आज दोनों भाई और बाबा भी हवेली में ही हैं। मैं कैसे आपसे बात करती? उसने अपनी मजबूरी बयान की। नवाल, अब मैं और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गंभीरता से गोया हुआ तो नवाल का दिल जोर से धड़का। और हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो गहरी सांस भर के बोली। तुम कोशिश तो करो अपने बाबा से बात करने की, या अपनी मामा से बात करो, वो तो तुम्हारा साथ देंगी ना। हसाम ने उसे मशवरा दिया, जिस पर नवाल के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। हसाम, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप इस घर में मेरी और मेरी मामा की हैसियत से वाकिफ़ ना हो। बाबा मामा से ठीक से बात तक नहीं करते, और मुझे तो वो सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं, जिसे वो जल्द अज जल्द उतार देना चाहते हैं। और रहे भाई, तो आप उन्हें भी अच्छे से जानते हैं। राइद भाई तो सबसे ही नफरत करते हैं, और जुजलान भाई, उनको मेरी ज़ात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने बेबसी और तल्खी से कहा तो हसाम के दिल को कुछ हुआ। जानता हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की, मगर तुम जानती हो जो कुछ हमारे ख़ानदानों के बीच में है, उसके रहते वो लोग कभी हमारी शादी नहीं करवाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, भाग चलो मेरे साथ। हम इन लोगों से, इन रस्मों रिवाजों से, इन लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर चले जाएंगे। वहाँ हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जिसमें मैं और तुम हमेशा खुश, प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। हसाम जज्ब के आलम में बोला तो नवाल ने एक गहरी सांस खारिज की। आप जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो भी आप हमारे गांव वालों की सज़ा से तो वाकिफ़ ही है ना। जानते हैं ना भागने वालों के साथ क्या होता है। अगर लड़का लड़की ना मिले तो उनके घर वालों में से किसी एक को भरे पंडाल में पत्थर मार मार कर हमेशा के लिए मार दिया जाता है। और मैं जानती हूँ, अगर मैं भाग गई तो मेरे बाद मेरे किए की सज़ा मेरी माँ को मिलेगी। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, आंसू लड़ियों की सूरत गाल पर फिसल रहे थे। रो नहीं नवाल, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हसाम को यकीनन उसके लिए बहुत बुरा लगा था। वो और नवाल तकरीबन 4 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मोहब्बत होने के बावजूद नवाल ने बहुत बार हसाम को अपना रास्ता बदलने का कहा था। वो जानती थी कि उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। उनके घर वाले आपसी दुश्मनी की वजह से कभी उनकी शादी होने ही नहीं देंगे। इसलिए उसने हसाम को भी इस रास्ते पर चलने से बहुत रोका, मगर सब रायगा गया। हसाम उससे सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। वो पुरुम्मीद था कि एक ना एक दिन ज़रूर नवाल उसकी होगी। जबकि अपने बाप भाइयों के रवैयों की वजह से नवाल तो हर उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। तुम सो जाओ नवाल, रात काफ़ी हो गई है। उसकी तरफ से खामोशी महसूस करते हसाम ने प्यार से कहा। वो जानता था उस वक्त नवाल की क्या हालत होगी। बाप भाइयों के प्यार को तरसी वो लड़की टूट जाया करती थी, मगर किसी से कभी कुछ नहीं कहती थी। आप भी, वो धीरे से कहती, हाथ की पुछ से आंसू साफ कर गए। मैं भी सोऊंगा, और लंबी तान के सोऊंगा, ताकि देर तक तुम्हें ख्वाबों में अपने पास रख सकूं। हसाम की शोखी भरी आवाज़ पर नवाल धीरे से हंस दी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दोनों ने आखिरी कलमात कहते फ़ोन रख दिया। हसाम तो उसके ख्वाबों में खो गया था, जबकि नवाल बिस्तर पर लेटी आंसू पी रही थी। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था, आगे क्या होने वाला था। पता नहीं उसके नसीब में हसाम था कि भी नहीं, और अगर वो उसे ना मिला तो इससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। माँ के बाद अगर उससे किसी ने प्यार किया था तो वो था हसाम, और वो उसे खोना नहीं चाहती थी।